हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय चैनल वे टू बिकम एक्सपर्ट इन संस्कृत। आइए आज हम कक्षा 8 के लिए भावार्थ किस प्रकार से लिखते हैं, हिंदी व्याख्या किस प्रकार से लिखते हैं, इसको समझाएंगे। क्योंकि 8th क्लास बोर्ड में हमारे 8 नंबर का क्वेश्चन आता है कि अधोलिखित श्लोकस्य सप्रसंग व्याख्या लिखत और सप्रसंग भावार्थ लिखत। मीन्स वो भावार्थ भी पूछ सकते हैं और वो व्याख्या भी पूछ सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये व्याख्या 8 नंबर की होती है। तो देखिए बुक में जो व्याख्या दी हुई होती है वो छोटी छोटी व्याख्या दी हुई होती है और उसमें एग्जामिनर आमतौर पर हमको पूरे मार्क्स नहीं देते हैं। तो किस प्रकार से वो व्याख्या लिखे ताकि हमको पूरे में से पूरे मार्क्स अच्छे प्रकार से मिल सके। ठीक है, तो देखिए आइए स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर लेसन नंबर 10th के फर्स्ट श्लोक से स्टार्ट करती हूँ। आपको प्रत्येक श्लोक की व्याख्या या भावार्थ जो है आपको मेरे चैनल पर प्राप्त होगा। उसके लिए आप अलग अलग वीडियो देखें। अगर आपने वीडियो या चैनल अभी तक जैसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो आसानी से मिल सके। देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं हिंदी व्याख्या, क्योंकि संस्कृत व्याख्या आती नहीं है 8th क्लास में, 10th क्लास में जाकर के संस्कृत व्याख्या आती है। देखिए ये इसका प्रोसेस मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बता दिया था कि किस प्रकार से आपको स्टार्ट करना है। तो देखिए हमारा सबसे पहला प्रोसेस होता है, इसमें सबसे पहला पॉइंट होता है हम लिखेंगे संदर्भ। क्या लिखेंगे? संदर्भ। ठीक है, फिर उसके बाद प्रसंग, फिर अर्थ, फिर भावार्थ या व्याख्या जो आपसे पूछी है। भावार्थ पूछा है तो आप भावार्थ लिखेंगे, व्याख्या पूछी है तो आप व्याख्या लिखेंगे। और 5th स्टेप होगा हमारा व्याकरणात्मक टिप्पणी का। देखिए अब इनमें से संदर्भ, प्रसंग, ये तो मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बता दिया था कि किस प्रकार से आप एक ही सेंटेंस में संदर्भ को कंप्लीट कर सकते हैं। संदर्भ में बताना है कि प्रस्तुत श्लोक हमारा कौन सी पुस्तक से लिया गया है, इसको लिखने वाले कौन है, पाठ का नाम क्या है, ये सब चीज़ें हमें एक ही सेंटेंस में बतानी है। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रसंग कि यहाँ पर इस श्लोक में क्या प्रसंग चल रहा है। ठीक है, उसके बाद अर्थ, भावार्थ और व्याकरणात्मक टिप्पणी। ठीक है, अब देखिए इसके यानी लेसन नंबर 10 के फर्स्ट श्लोक से जब मैं स्टार्ट कर रही हूँ तो देखिए प्रोसेस यही रखना है। फर्स्ट में नंबर 1 सबसे पहले हम संदर्भ लिखेंगे, देखिए लेसन नंबर 10 का नाम है नीति नवनीतम। नीति नवनीतम, यहाँ पर प्रत्येक श्लोक जो है वो अलग अलग ग्रंथ से लिया गया है, अलग अलग जगह से लिया गया है, इसलिए पर्टिकुलर ये नहीं कह सकते कि यहाँ से लिया गया है या इसका राइटर ये है। तो हम देखिए हम संदर्भ लिखना स्टार्ट करेंगे। प्रस्तुत श्लोक हमारी संस्कृत की पाठ्यपुस्तक प्रस्तुत श्लोक हमारी संस्कृत की पाठ्यपुस्तक, पुस्तक का नाम हमारा रुचिरा है। पाठ्यपुस्तक रुचिरा। ठीक है, और यहाँ इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज कर देंगे और इसको अंडरलाइन भी लगा देंगे। पाठ्यपुस्तक रुचिरा में संकलित नीति नवनीतम ये पाठ का नाम है, इसलिए इसको अंडरलाइन और इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज करेंगे। नामक पाठ से उद्धृत है। देखिए कुछ बच्चे लिख देते हैं हमारी कक्षा 8 की। भाई आप कक्षा 8 में हो तो वैसे कक्षा 8 की पाठ्यपुस्तक से ही लिया गया होगा, इसलिए कक्षा 8 आपको नहीं लिखना है। प्रस्तुत श्लोक हमारी संस्कृत की पाठ्यपुस्तक रुचिरा में संकलित नीति नवनीतम नामक पाठ से उद्धृत है। अब उसके बाद हम आएंगे प्रसंग पर। दूसरा पॉइंट होता है हमारा प्रसंग का। अब प्रसंग को हमें श्लोक के अनुसार लिखना है। देखिए जैसे श्लोक है यहाँ पर, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम।
अर्थात जो है अभिवादनशीलस्य मीन्स विनम्रतापूर्वक प्रणाम करने वाले की और हमेशा वृद्ध व्यक्तियों की सेवा करने वाले की 4 चीज़ें बढ़ती है, आयु, विद्या, यश और बल। अब प्रसंग, क्या प्रसंग है तो देखिए इसमें क्या लिखेंगे, यहाँ पर ये वाली लाइन छोड़ देंगे और इस प्रकार से लिखेंगे, प्रस्तुत श्लोक में कवि विनम्र आचरण से क्या होता है, विनम्र आचरण से क्या होता है, इसके विषय में वर्णन करते हुए कहते हैं कि और की लिख करके ये हम डैश लगा देंगे, छोटी की लगी और इसके बाद डैश लगा दिया। अब हम लिखेंगे उसका अर्थ, क्योंकि पर्टिकुलर जो श्लोक जो है उसका हम अर्थ लिखेंगे, ये हमारा 3rd स्टेप रहेगा। ठीक है, 3rd स्टेप क्या रहेगा, उसका अर्थ लिखना है अपने को। अब क्या लिखेंगे, अभिवादनशीलस्य मीन्स जो है देखिए प्रणाम करने वाले के, जिसका स्वभाव है मीन्स प्रणाम करना। ठीक है, तो देखिए इसको किस प्रकार से लिखेंगे, अपने से बड़ों को प्रणाम करने वाले की, अपने से बड़ों को प्रणाम करने वाले व नित्य यानी हमेशा वृद्ध व्यक्तियों की सेवा करने वालों की 4 चीज़ें बढ़ती है, 4 चीज़ें बढ़ती हैं, 4 चीज़ें बढ़ती है। कौन कौन सी 4 चीज़ें बढ़ती है देखिए वो बताएंगे, आयु, विद्या, यश और बल। डैश लगा के लिख देंगे हम यहाँ पर, आयु, विद्या, यश और बल। ठीक है, पूर्ण विराम, ये हमारा अर्थ कंप्लीट हो गया। अब हम लिखेंगे भावार्थ या व्याख्या। अगर एग्जामिनर ने हमसे भावार्थ पूछा है तो हम यहाँ पर टॉपिक डालेंगे भावार्थ, अगर व्याख्या पूछी है तो हम टॉपिक डालेंगे यहाँ पर व्याख्या। ध्यान रहे जो पूछा है हम वही टॉपिक डालेंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम एक्सप्लेन करने लगेंगे। कैसे करेंगे एक्सप्लेन, इस श्लोक को एक्सप्लेन करना है अपने को। देखिए, प्रस्तुत श्लोक में कवि कहते हैं कि हे मनुष्यों, जो व्यक्ति सभी को विनम्रतापूर्वक अभिवादन या प्रणाम करता है अर्थात अपने से बड़ों का सत्कार करता है। सत्कार मीन्स आदर सत्कार करता है, वह वृद्ध व्यक्तियों की प्रतिदिन सेवा करता है
सेवा करता है, ऐसे व्यक्ति की आयु, या हम उम्र लिख सकते हैं, उम्र बढ़ती है, उम्र बढ़ती है। वह व्यक्ति अत्यधिक विद्या को प्राप्त करके यशस्वी बनता है, वह उसे अत्यधिक बल की प्राप्ति होती है, अत्यधिक बल की प्राप्ति होती है। अर्थात उस व्यक्ति को विद्या व बल से कोई भी नहीं हरा सकता है, कोई भी नहीं हरा सकता है। अतः हमें अपने जीवन में विनम्रता का, हमें अपने जीवन में विनम्रता का आचरण करते हुए प्रतिदिन अपने गुरुजनों का सम्मान व वृद्ध व्यक्तियों की सेवा करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। देखिए, अब इसको आप वीडियो पॉज करके इस प्रकार से आप सारी व्याख्या को लिख ले। ध्यान से देखिए, प्रस्तुत श्लोक में कवि कहते हैं कि हे मनुष्यों, जो व्यक्ति सभी को विनम्रता पूर्वक अभिवादन या प्रणाम करता है, अर्थात अपने से बड़ों का सत्कार करता है, वह वृद्ध व्यक्तियों की प्रतिदिन सेवा करता है, ऐसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है। वह व्यक्ति अत्यधिक विद्या को प्राप्त करके यशस्वी बनता है, वह उसे अत्यधिक बल की प्राप्ति होती है, अर्थात उस व्यक्ति को विद्या व बल से कोई भी नहीं हरा सकता है। अतः हमें अपने जीवन में विनम्रता का आचरण करते हुए प्रतिदिन अपने गुरुजनों का सम्मान व वृद्ध व्यक्तियों की सेवा करनी चाहिए। ये इसकी व्याख्या हो गई। ठीक है, अब व्याख्या के बाद इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी लिखेंगे, इस श्लोक पर आधारित व्याकरणात्मक टिप्पणी। अब देखिए, व्याकरणात्मक टिप्पणी किस प्रकार से लिखेंगे। व्याकरणात्मक टिप्पणी में होता क्या है, जरा ध्यान से देखिए। व्याकरणात्मक टिप्पणी में जब हम 10th क्लास की बात आती है तो थोड़ा सा संधि, समास, इस प्रकार की चीज़ें लेते हैं। 8th क्लास के लिए संधि, शब्द रूप, धातु रूप, प्रत्यय, उपसर्ग, इन सब चीज़ों को हम ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है एक यहाँ अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः। अब वृद्धोपसेविनः एक वर्ड है यहाँ पर दे रखा, वृद्धोपसेविनः। तो हम इसका संधि विच्छेद करेंगे, क्या देखेंगे, वृद्ध प्लस उपसेविनः, और यहाँ पर इन दोनों के माध्यम से यहाँ गुण संधि हो रही है। कौन सी संधि है, गुण संधि। तो पहला तो पॉइंट हो गया वृद्धोपसेविनः, वृद्ध प्लस उपसेविनः, गुण संधि। देखिए अब सेकंड पॉइंट आ जाएगा हमारा, ये इसमें है तस्य। तस्य ये तत्शब्द है, तत्शब्द
षष्ठी विभक्ति एक वचनम थर्ड देखिए क्या लिखेंगे हम, आयुर्विद्या ये शब्द दे रखा है, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, आयु प्लस विद्या, ठीक है। या विसर्ग को क्या हो रहा है, र हो रहा है, तो संधि का नाम क्या हो जाएगा, ऋत्व संधि, क्योंकि विसर्ग संधि में विसर्ग के स्थान पर जब स या स होता है तो संधि होती है सत्व, विसर्ग के स्थान पर जब र होता है तो संधि होती है ऋत्व, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट फोर्थ हम क्या लिखेंगे, यशो बलम, देखिए यशः प्लस बलम, यशो बलम, इसका भी संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, यशः प्लस बलम, ठीक है। विसर्ग को ओ, विसर्ग से पहले अ प्लस विसर्ग को ओ हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे उत्व संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी, उत्व संधि, ठीक है। इस प्रकार से ये हमारी 4 पॉइंट में व्याकरणात्मक टिप्पणी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। वर्धन्ते जो है इसमें भी आप लिख सकते हो वृद्ध धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष बहुवचन, वृद्धते वर्धेते वर्धन्ते, ठीक है। इस प्रकार से ये एक पॉइंट आप और भी लिख सकते हो। इस प्रकार से हमारी हिंदी व्याख्या कंप्लीट होती है। देखिए वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना। अगर इस व्याख्या को आप अच्छी प्रकार से समझ पाए हैं, अगर आप लिख पा रहे हैं, तो आप नेक्स्ट वीडियो के लिए जो है ज़रूर रिक्वायरमेंट करता है, ताकि मैं आपको नेक्स्ट श्लोक की संस्कृत व्याख्या या हिंदी व्याख्या लिख सकूँ। संस्कृत व्याख्या आपकी आती नहीं है, केवल हिंदी व्याख्या ही होगी, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय चैनल वे टू बिकम एक्सपर्ट इन संस्कृत। आइए आज हम कक्षा 8 के लिए भावार्थ किस प्रकार से लिखते हैं, हिंदी व्याख्या किस प्रकार से लिखते हैं, इसको समझाएंगे। क्योंकि 8th क्लास बोर्ड में हमारे 8 नंबर का क्वेश्चन आता है कि अधोलिखित श्लोकस्य सप्रसंग व्याख्या लिखत और सप्रसंग भावार्थ लिखत, मीन्स वो भावार्थ भी पूछ सकते हैं और वो व्याख्या भी पूछ सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये व्याख्या 8 नंबर की होती है, तो देखिए बुक में जो व्याख्या दी हुई होती है वो छोटी छोटी व्याख्या दी हुई होती है, और उसमें एग्जामिनर आमतौर पर हमको पूरे मार्क्स नहीं देते हैं। तो किस प्रकार से वो व्याख्या लिखे ताकि हमको पूरे में से पूरे मार्क्स अच्छी प्रकार से मिल सके, ठीक है। तो देखिए आइए स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर लेसन नंबर 10th के फर्स्ट श्लोक से स्टार्ट करती हूँ। आपको प्रत्येक श्लोक की व्याख्या या भावार्थ जो है आपको मेरे चैनल पर प्राप्त होगा। उसके लिए आप अलग अलग वीडियो देखें। अगर आपने वीडियो या चैनल अभी तक जैसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो आसानी से मिल सके। देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं हिंदी व्याख्या, क्योंकि संस्कृत व्याख्या आती नहीं है 8th क्लास में, 10th क्लास में जाकर के संस्कृत व्याख्या आती है। देखिए ये इसका प्रोसेस मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बता दिया था कि किस प्रकार से आपको स्टार्ट करना है। तो देखिए हमारा सबसे पहला प्रोसेस होता है, इसमें सबसे पहला पॉइंट होता है, हम लिखेंगे संदर्भ। क्या लिखेंगे, संदर्भ, ठीक है। फिर उसके बाद प्रसंग, फिर अर्थ, फिर भावार्थ या व्याख्या जो आपसे पूछी है। भावार्थ पूछा है तो आप भावार्थ लिखेंगे, व्याख्या पूछी है तो आप व्याख्या लिखेंगे, और 5th स्टेप होगा हमारा व्याकरणात्मक टिप्पणी का। देखिए अब इनमें से संदर्भ, प्रसंग, ये तो मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बता दिया था कि किस प्रकार से आप एक ही सेंटेंस में संदर्भ को कंप्लीट कर सकते हैं। संदर्भ में बताना है कि प्रस्तुत श्लोक हमारा कौन सी पुस्तक से लिया गया है, इसको लिखने वाले कौन है, पाठ का नाम क्या है, ये सब चीज़ें हमें एक ही सेंटेंस में बतानी है, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रसंग, कि यहाँ पर इस श्लोक में क्या प्रसंग चल रहा है, ठीक है। उसके बाद अर्थ, भावार्थ और व्याकरणात्मक टिप्पणी, ठीक है। अब देखिए इसके यानी लेसन नंबर 10 के फर्स्ट श्लोक से जब मैं स्टार्ट कर रही हूँ तो देखिए प्रोसेस यही रखना है। फर्स्ट में नंबर 1 सबसे पहले हम संदर्भ लिखेंगे, संदर्भ लिखेंगे। देखिए लेसन नंबर 10 का नाम है नीति नवनीतम। नीति नवनीतम, यहाँ पर प्रत्येक श्लोक जो है वो अलग अलग ग्रंथ से लिया गया है, अलग अलग जगह से लिया गया है, इसलिए पर्टिकुलर ये नहीं कह सकते कि ये यहाँ से लिया गया है या इसका राइटर ये है। तो हम देखिए हम संदर्भ लिखना स्टार्ट करेंगे। प्रस्तुत श्लोक हमारी
संस्कृत की पाठ्यपुस्तक प्रस्तुत श्लोक हमारी संस्कृत की पाठ्यपुस्तक, पुस्तक का नाम हमारा रुचिरा है। पाठ्यपुस्तक रुचिरा, ठीक है। और यहाँ इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज कर देंगे और इसको अंडरलाइन भी लगा देंगे। पाठ्यपुस्तक रुचिरा में संकलित नीति नवनीतम ये पाठ का नाम है, इसलिए इसको अंडरलाइन और इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज करेंगे। नामक पाठ से उद्धृत है। देखिए कुछ बच्चे लिख देते हैं हमारी कक्षा 8 की। भाई आप कक्षा 8 में हो तो ओवैसे कक्षा 8 की पाठ्यपुस्तक से ही लिया गया होगा, इसलिए कक्षा 8 आपको नहीं लिखना है। प्रस्तुत श्लोक हमारी संस्कृत की पाठ्यपुस्तक रुचिरा में संकलित नीति नवनीतम नामक पाठ से उद्धृत है। अब उसके बाद हम आएंगे प्रसंग पर। दूसरा पॉइंट होता है हमारा प्रसंग का। अब प्रसंग को हमें श्लोक के अनुसार लिखना है। देखिए जैसे श्लोक है यहाँ पर, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविन चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अर्थात जो है अभिवादनशीलस्य मीन्स विनम्रता पूर्वक प्रणाम करने वाले की और हमेशा वृद्ध व्यक्तियों की सेवा करने वाले की 4 चीजें बढ़ती है, आयु, विद्या, यश और बल। अब प्रसंग, क्या प्रसंग है तो देखिए इसमें क्या लिखेंगे, यहाँ पर ये वाली लाइन छोड़ देंगे और इस प्रकार से लिखेंगे, प्रस्तुत श्लोक में कवि विनम्र आचरण से क्या होता है, विनम्र आचरण से क्या होता है, इसके विषय में वर्णन करते हुए कहते हैं कि और की लिख करके ये हम डैश लगा देंगे, छोटी की लगी और इसके बाद डैश लगा दिया। अब हम लिखेंगे उसका अर्थ, क्योंकि पर्टिकुलर जो श्लोक जो है उसका हम अर्थ लिखेंगे, ये हमारा 3rd स्टेप रहेगा, ठीक है। 3rd स्टेप क्या रहेगा, उसका अर्थ लिखना है अपने को। अब क्या लिखेंगे, अभिवादनशीलस्य मीन्स जो है देखिए प्रणाम करने वाले के, जिसका स्वभाव है मीन्स प्रणाम करना, ठीक है। तो देखिए इसको किस प्रकार से लिखेंगे, अपने से बड़ों को प्रणाम करने वाले की, अपने से बड़ों को प्रणाम करने वाले व नित्य यानी हमेशा वृद्ध व्यक्तियों की सेवा करने वालों की 4 चीज़ें बढ़ती है, 4 चीज़ें बढ़ती हैं, 4 चीज़ें बढ़ती है। कौन कौन सी 4 चीज़ें बढ़ती है देखिए वो बताएंगे, आयु, विद्या, यश और बल। डैश लगा के लिख देंगे हम यहाँ पर, आयु, विद्या, यश और बल, ठीक है, पूर्ण विराम। ये हमारा अर्थ कंप्लीट हो गया। अब हम लिखेंगे भावार्थ या व्याख्या। अगर एग्जामिनर ने हमसे भावार्थ पूछा है तो हम यहाँ पर टॉपिक डालेंगे भावार्थ, अगर व्याख्या पूछी है तो हम टॉपिक डालेंगे यहाँ पर व्याख्या।
ध्यान रहे, जो पूछा है हम वही टॉपिक डालेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम एक्सप्लेन करने लगेंगे। कैसे करेंगे एक्सप्लेन? इस श्लोक को एक्सप्लेन करना है अपने को। देखिए, प्रस्तुत श्लोक में कवि कहते हैं, कि हे मनुष्यों, जो व्यक्ति सभी को विनम्रतापूर्वक अभिवादन या प्रणाम करता है, अर्थात अपने से बड़ों का सत्कार करता है। सत्कार मीन्स आदर सत्कार करता है। वह वृद्ध व्यक्तियों की प्रतिदिन सेवा करता है। ऐसे व्यक्ति की आयु, या हम उम्र लिख सकते हैं, उम्र बढ़ती है। वह व्यक्ति अत्यधिक विद्या को प्राप्त करके यशस्वी बनता है। वह उसे अत्यधिक बल की प्राप्ति होती है। अर्थात उस व्यक्ति को विद्या व बल से कोई भी नहीं हरा सकता है। अतः हमें अपने जीवन में विनम्रता का आचरण करते हुए प्रतिदिन अपने गुरुजनों का सम्मान व वृद्ध व्यक्तियों की सेवा करनी
चाहिए। देखिए अब इसको आप वीडियो पॉज करके इस प्रकार से आप सारी व्याख्या को लिख ले। ध्यान से देखिए, प्रस्तुत श्लोक में कवि कहते हैं कि हे मनुष्यों, जो व्यक्ति सभी को विनम्रतापूर्वक अभिवादन या प्रणाम करता है, अर्थात अपने से बड़ों का सत्कार करता है, वह वृद्ध व्यक्तियों की प्रतिदिन सेवा करता है, ऐसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है। वह व्यक्ति अत्यधिक विद्या को प्राप्त करके यशस्वी बनता है, वह उसे अत्यधिक बल की प्राप्ति होती है, अर्थात उस व्यक्ति को विद्या व बल से कोई भी नहीं हरा सकता है। अतः हमें अपने जीवन में विनम्रता का आचरण करते हुए प्रतिदिन अपने गुरुजनों का सम्मान व वृद्ध व्यक्तियों की सेवा करनी चाहिए। ये इसकी व्याख्या हो गई। ठीक है, अब व्याख्या के बाद इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी लिखेंगे। इस श्लोक पर आधारित व्याकरणात्मक टिप्पणी। अब देखिए व्याकरणात्मक टिप्पणी किस प्रकार से लिखेंगे। व्याकरणात्मक टिप्पणी में होता क्या है, जरा ध्यान से देखिए। व्याकरणात्मक टिप्पणी में जब हम 10th क्लास की बात आती है तो थोड़ा सा संधि, समास, इस प्रकार की चीज़ें लेते हैं। 8th क्लास के लिए संधि, शब्द रूप, धातु रूप, प्रत्यय, उपसर्ग, इन सब चीज़ों को हम ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है एक यहाँ अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः। अब वृद्धोपसेविनः एक वर्ड है यहाँ पर दे रखा, वृद्धोपसेविनः। तो हम इसका संधि विच्छेद करेंगे, क्या देखेंगे, वृद्ध प्लस उपसेविनः, और यहाँ पर इन दोनों के माध्यम से यहाँ गुण संधि हो रही है। कौन सी संधि है, गुण संधि। तो पहला तो पॉइंट हो गया वृद्धोपसेविनः, वृद्ध प्लस उपसेविनः, गुण संधि। देखिए अब सेकंड पॉइंट आ जाएगा हमारा, ये इसमें है तस्य। तस्य ये तत्शब्द है, तत्शब्द षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति एक वचनम, एक वचनम। थर्ड देखिए क्या लिखेंगे हम, आयुर्विद्या, आयुर्विद्या। ये शब्द दे रखा है, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, आयु प्लस विद्या, आयु प्लस विद्या। ठीक है, या विसर्ग को क्या हो रहा है, र हो रहा है, तो संधि का नाम क्या हो जाएगा, ऋत्व संधि। क्योंकि विसर्ग संधि में विसर्ग के स्थान पर जब स या स होता है तो संधि होती है सत्व, विसर्ग के स्थान पर जब र होता है तो संधि होती है ऋत्व। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट फोर्थ हम क्या लिखेंगे, यशो बलम। देखिए यशः प्लस बलम, यशो बलम, इसका भी संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, यशः प्लस बलम। ठीक है, विसर्ग को ओ, विसर्ग से पहले अ प्लस विसर्ग को ओ हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे उत्व संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी, उत्व संधि। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारी 4 पॉइंट में व्याकरणात्मक टिप्पणी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, वर्धन्ते जो है इसमें भी आप लिख सकते हो, वृद्ध धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष बहुवचन, वृद्धते, वर्धेते, वर्धन्ते। ठीक है, इस प्रकार से ये एक पॉइंट आप और भी लिख सकते हो। इस प्रकार से हमारी हिंदी व्याख्या कंप्लीट होती है। देखिए वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना। अगर इस व्याख्या को आप अच्छी प्रकार से समझ पाए हैं, अगर आप लिख पा रहे हैं, तो आप नेक्स्ट वीडियो के लिए जो है ज़रूर रिक्वायरमेंट करता है, ताकि मैं आपको नेक्स्ट श्लोक की संस्कृत व्याख्या या हिंदी व्याख्या लिख सकूँ। संस्कृत व्याख्या आपकी आती नहीं है, केवल हिंदी व्याख्या ही होगी। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय चैनल वे टू बिकम एक्सपर्ट इन संस्कृत। आइए आज हम कक्षा 8 के लिए भावार्थ किस प्रकार से लिखते हैं, हिंदी व्याख्या किस प्रकार से लिखते हैं, इसको समझाएंगे। क्योंकि 8th क्लास बोर्ड में हमारे 8 नंबर का क्वेश्चन आता है कि अधोलिखित श्लोकस्य सप्रसंग व्याख्या लिखत और सप्रसंग भावार्थ लिखत। मीन्स वो भावार्थ भी पूछ सकते हैं और वो व्याख्या भी पूछ सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये व्याख्या 8 नंबर की होती है। तो देखिए बुक में जो व्याख्या दी हुई होती है वो छोटी छोटी व्याख्या दी हुई होती है, और उसमें एग्जामिनर आमतौर पर हमको पूरे मार्क्स नहीं देते हैं। तो किस प्रकार से वो व्याख्या लिखे ताकि हमको पूरे में से पूरे मार्क्स अच्छी प्रकार से मिल सके। ठीक है, तो देखिए आइए स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर लेसन नंबर 10th के फर्स्ट श्लोक से स्टार्ट करती हूँ। आपको प्रत्येक श्लोक की व्याख्या या भावार्थ जो है आपको मेरे चैनल पर प्राप्त होगा। उसके लिए आप अलग अलग वीडियो देखें। अगर आपने वीडियो या चैनल अभी तक जैसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो आसानी से मिल सके। देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं हिंदी व्याख्या।
क्योंकि संस्कृत व्याख्या आती नहीं है 8th क्लास में, 10th क्लास में जाकर के संस्कृत व्याख्या आती है। देखिए ये इसका प्रोसेस मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बता दिया था कि किस प्रकार से आपको स्टार्ट करना है। तो देखिए हमारा सबसे पहला प्रोसेस होता है, इसमें सबसे पहला पॉइंट होता है हम लिखेंगे संदर्भ। क्या लिखेंगे? संदर्भ। ठीक है, फिर उसके बाद प्रसंग, फिर अर्थ, फिर भावार्थ या व्याख्या जो आपसे पूछी है। भावार्थ पूछा है तो आप भावार्थ लिखेंगे, व्याख्या पूछी है तो आप व्याख्या लिखेंगे। और 5th स्टेप होगा हमारा व्याकरणात्मक टिप्पणी का। देखिए अब इनमें से संदर्भ, प्रसंग, ये तो मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बता दिया था कि किस प्रकार से आप एक ही सेंटेंस में संदर्भ को कंप्लीट कर सकते हैं। संदर्भ में बताना है कि प्रस्तुत श्लोक हमारा कौन सी पुस्तक से लिया गया है, इसको लिखने वाले कौन है, पाठ का नाम क्या है, ये सब चीज़ें हमें एक ही सेंटेंस में बतानी है। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रसंग कि यहाँ पर इस श्लोक में क्या प्रसंग चल रहा है। ठीक है, उसके बाद अर्थ, भावार्थ और व्याकरणात्मक टिप्पणी। ठीक है, अब देखिए इसके यानी लेसन नंबर 10 के फर्स्ट श्लोक से जब मैं स्टार्ट कर रही हूँ तो देखिए प्रोसेस यही रखना है। फर्स्ट में नंबर 1 सबसे पहले हम संदर्भ लिखेंगे, संदर्भ लिखेंगे। देखिए लेसन नंबर 10 का नाम है नीति नवनीतम। नीति नवनीतम, यहाँ पर प्रत्येक श्लोक जो है वो अलग अलग ग्रंथ से लिया गया है, अलग अलग जगह से लिया गया है, इसलिए पर्टिकुलर ये नहीं कह सकते कि ये यहाँ से लिया गया है या इसका राइटर ये है। तो हम देखिए हम संदर्भ लिखना स्टार्ट करेंगे। प्रस्तुत श्लोक हमारी संस्कृत की पाठ्यपुस्तक प्रस्तुत श्लोक हमारी संस्कृत की पाठ्यपुस्तक, पुस्तक का नाम हमारा रुचिरा है। पाठ्यपुस्तक रुचिरा। ठीक है, और यहाँ इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज कर देंगे और इसको अंडरलाइन भी लगा देंगे। पाठ्यपुस्तक रुचिरा में संकलित नीति नवनीतम ये पाठ का नाम है, इसलिए इसको अंडरलाइन और इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज करेंगे। नामक पाठ से उद्धृत है। देखिए कुछ बच्चे लिख देते हैं हमारी कक्षा 8 की। भाई आप कक्षा 8 में हो तो ओवैसे कक्षा 8 की पाठ्यपुस्तक से ही लिया गया होगा, इसलिए कक्षा 8 आपको नहीं लिखना है। प्रस्तुत श्लोक हमारी संस्कृत की पाठ्यपुस्तक रुचिरा में संकलित नीति नवनीतम नामक पाठ से उद्धृत है। अब उसके बाद हम आएंगे प्रसंग पर। दूसरा पॉइंट होता है हमारा प्रसंग का। अब प्रसंग को हमें श्लोक के अनुसार लिखना है। देखिए जैसे श्लोक है यहाँ पर, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविन चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अर्थात जो है अभिवादनशीलस्य मीन्स विनम्रता पूर्वक प्रणाम करने वाले की और हमेशा वृद्ध व्यक्तियों की सेवा करने वाले की 4 चीजें बढ़ती है, आयु, विद्या, यश और बल। अब प्रसंग, क्या प्रसंग है तो देखिए इसमें क्या लिखेंगे, यहाँ पर ये वाली लाइन छोड़ देंगे और इस प्रकार से लिखेंगे, प्रस्तुत श्लोक में कवि विनम्र आचरण से क्या होता है, विनम्र आचरण से क्या होता है, इसके विषय में वर्णन करते हुए कहते हैं कि और की लिख करके ये हम डैश लगा देंगे, छोटी की लगी और इसके बाद डैश लगा दिया। अब हम लिखेंगे उसका अर्थ,
क्योंकि पर्टिकुलर जो श्लोक जो है उसका हम अर्थ लिखेंगे, ये हमारा थर्ड स्टेप रहेगा। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या रहेगा, उसका अर्थ लिखना है अपने को। अब क्या लिखेंगे, अभिवादन शीलस्य मीन्स जो है देखिए प्रणाम करने वाले के, जिसका स्वभाव है मीन्स प्रणाम करना। ठीक है, तो देखिए इसको किस प्रकार से लिखेंगे, अपने से बड़ों को प्रणाम करने वाले की, अपने से बड़ों को प्रणाम करने वाले व नित्य यानी हमेशा हमेशा वृद्ध व्यक्तियों की सेवा करने वालों की सेवा करने वालों की 4 चीज़ें बढ़ती है, 4 चीज़ें बढ़ती हैं, 4 चीज़ें बढ़ती है। कौन कौन सी 4 चीज़ें बढ़ती है, देखिए वो बताएंगे, आयु, विद्या, यश और बल। डैश लगा के लिख देंगे हम यहाँ पर, आयु, विद्या, यश और बल। ठीक है, पूर्ण विराम। ये हमारा अर्थ कंप्लीट हो गया। अब हम लिखेंगे भावार्थ या व्याख्या। अगर एग्जामिनर ने हमसे भावार्थ पूछा है तो हम यहाँ पर टॉपिक डालेंगे भावार्थ, अगर व्याख्या पूछी है तो हम टॉपिक डालेंगे यहाँ पर व्याख्या। ध्यान रहे, जो पूछा है हम वही टॉपिक डालेंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम एक्सप्लेन करने लगेंगे। कैसे करेंगे एक्सप्लेन, इस श्लोक को एक्सप्लेन करना है अपने को। देखिए, प्रस्तुत श्लोक में कवि कहते हैं, कवि कहते हैं कि हे मनुष्यों, हे मनुष्यों, जो व्यक्ति सभी को विनम्रतापूर्वक अभिवादन या प्रणाम करता है, प्रणाम करता है, अर्थात अपने से बड़ों का सत्कार करता है। सत्कार मीन्स आदर, आदर सत्कार, सत्कार करता है, वह वृद्ध व्यक्तियों की प्रतिदिन सेवा करता है, सेवा करता है। ऐसे व्यक्ति की आयु, या हम उम्र लिख सकते हैं, उम्र बढ़ती है, उम्र बढ़ती है। वह व्यक्ति अत्यधिक विद्या को प्राप्त करके यशस्वी बनता है, वह उसे अत्यधिक बल की प्राप्ति होती है।
अत्यधिक बल की प्राप्ति होती है। अर्थात उस व्यक्ति को विद्या व बल से कोई भी नहीं हरा सकता है। कोई भी नहीं हरा सकता है। अतः हमें अपने जीवन में विनम्रता का आचरण करते हुए प्रतिदिन अपने गुरुजनों का सम्मान व वृद्ध व्यक्तियों की सेवा करनी चाहिए। देखिए, अब इसको आप वीडियो पॉज करके इस प्रकार से आप सारी व्याख्या को लिख ले। ध्यान से देखिए, प्रस्तुत श्लोक में कवि कहते हैं कि हे मनुष्यों, जो व्यक्ति सभी को विनम्रतापूर्वक अभिवादन या प्रणाम करता है, अर्थात अपने से बड़ों का सत्कार करता है, वह वृद्ध व्यक्तियों की प्रतिदिन सेवा करता है, ऐसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है। वह व्यक्ति अत्यधिक विद्या को प्राप्त करके यशस्वी बनता है। वह उसे अत्यधिक बल की प्राप्ति होती है, अर्थात उस व्यक्ति को विद्या व बल से कोई भी नहीं हरा सकता है। अतः हमें अपने जीवन में विनम्रता का आचरण करते हुए प्रतिदिन अपने गुरुजनों का सम्मान व वृद्ध व्यक्तियों की सेवा करनी चाहिए। ये इसकी व्याख्या हो गई। ठीक है, अब व्याख्या के बाद इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी लिखेंगे। इस श्लोक पर आधारित व्याकरणात्मक टिप्पणी। अब देखिए, व्याकरणात्मक टिप्पणी किस प्रकार से लिखेंगे। व्याकरणात्मक टिप्पणी में होता क्या है, जरा ध्यान से देखिए। व्याकरणात्मक टिप्पणी में जब हम 10th क्लास की बात आती है तो थोड़ा सा संधि, समास, इस प्रकार की चीज़ें लेते हैं। 8th क्लास के लिए संधि, शब्द रूप, धातु रूप, प्रत्यय, उपसर्ग, इन सब चीज़ों को हम ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है एक यहाँ अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः। अब वृद्धोपसेविनः एक वर्ड है, यहाँ पर दे रखा वृद्धोपसेविनः। तो हम इसका संधि विच्छेद करेंगे, क्या देखेंगे, वृद्ध प्लस उपसेविनः, और यहाँ पर इन दोनों के माध्यम से यहाँ गुण संधि हो रही है। कौन सी संधि है, गुण संधि। तो पहला तो पॉइंट हो गया वृद्धोपसेविनः, वृद्ध प्लस उपसेविनः, गुण संधि। देखिए अब सेकंड पॉइंट आ जाएगा हमारा, ये इसमें है तस्य। ये तत्शब्द है, तत्शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचनम। थर्ड देखिए क्या लिखेंगे हम, आयुर्विद्या। ये शब्द दे रखा है, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, आयु प्लस विद्या। ठीक है, या विसर्ग को क्या हो रहा है, र हो रहा है, तो संधि का नाम क्या हो जाएगा, ऋत्व संधि। क्योंकि विसर्ग संधि में विसर्ग के स्थान पर जब स या स होता है तो संधि होती है सत्व, विसर्ग के स्थान पर जब र होता है तो संधि होती है ऋत्व। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट फोर्थ हम क्या लिखेंगे, यशो बलम। देखिए यशः प्लस बलम, यशो बलम, इसका भी संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, यशः प्लस बलम।
ठीक है। विसर्ग को ओ, विसर्ग से पहले अ प्लस विसर्ग को ओ हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे उत्व संधि हो जाएगी। कौन संधि हो जाएगी? उत्व संधि। ठीक है। इस प्रकार से ये हमारी 4 पॉइंट में व्याकरणात्मक टिप्पणी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है। वर्धन्ते जो है इसमें भी आप लिख सकते हो वृद्ध धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष बहुवचन, वृद्धते, वर्धेते, वर्धन्ते। ठीक है। इस प्रकार से ये एक पॉइंट आप और भी लिख सकते हो। इस प्रकार से हमारी हिंदी व्याख्या कंप्लीट होती है। देखिए, वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना। अगर इस व्याख्या को आप अच्छी प्रकार से समझ पाए हैं, अगर आप लिख पा रहे हैं, तो आप नेक्स्ट वीडियो के लिए जो है ज़रूर रिक्वायरमेंट करता है, ताकि मैं आपको नेक्स्ट श्लोक की संस्कृत व्याख्या या हिंदी व्याख्या लिख सकूँ। संस्कृत व्याख्या आपकी आती नहीं है, केवल हिंदी व्याख्या ही होगी। ठीक है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।